बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान लेकर हाजिर हूं आपके बीच सच्ची कहानी आपके अपने लोकप्रिय अस्तित्व न्यूज यूपी पर। सच्ची कहानी में आज हम बात करेंगे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की। बताएंगे आपको सच्ची कहानी में आखिरकार कैसे जराइम की दुनिया में अतीक और अशरफ की एंट्री हुई और कैसे उनका अंत हो गया। फिरोज तांगेवाला प्रयागराज की सड़कों पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ता रहता था। उसे शायद जिंदगी से यही उम्मीद थी कि वो तांगे से की गई कमाई से अपनी औलादों को भी शायद कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ा देगा। लेकिन फिरोज तांगेवाले की जिंदगी जैसे तांगा चलाते हुए हिचकोले खा रही थी, वैसी उसकी जिंदगी ने भी हिचकोले खा लिए, क्योंकि उसकी औलाद कामयाबी के तरफ बढ़ने की बजाय दूसरे रास्ते पर निकल पड़े। पढ़ाई से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता न रखने की वजह से भी वो जराइम की दुनिया में बढ़ते चले गए। ये बात 1970 के दशक की है, जब अतीक की उम्र बेहद कम थी और वो नाबालिग था। और उसी उम्र में उसने गुंडागर्दी में अपना कदम रख लिया था। अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानों पर जाना, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना और उनसे उगाही करना उसका शगल बन चुका था। आलम यह आ चुका था कि अतीक धीरे धीरे बड़े बड़े कारोबारियों को धमकाने लगा था और उनसे मोटी रकम ऐंठने लगा था। इसके बाद अतीक ने अपने गुनाह की काली दुनिया को प्रयागराज की शहर पश्चिम से धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और अपना एक गिरोह तैयार कर लिया। फिरोज तांगेवाले का यह बेटा यूं तो पहलवानी में भी माहिर था, क्योंकि इसको अतीक पहलवान के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसने पहलवानी के अखाड़े में दांवपेच दिखाने के बजाय जुर्म की काली दुनिया में पैतरे आजमाने शुरू कर दिए थे। एक बड़ा गैंग खड़ा किया अतीक अहमद ने और उसके बाद रियल एस्टेट उद्योगपति तमाम लोगों को डराना, धमकाना और मोटी रकम ऐंठना, और उसके बाद में प्रयागराज और शहर पश्चिम से बाहर निकलकर उसने आसपास के जिलों में भी अपना काला साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। किसानों की, काश्तकारों की जमीनों को हड़पना और औने पौने दामों में बेचकर उस पैसे को रियल एस्टेट में लगा देना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। और यहीं से उसके संपर्क में कई बड़े उद्योगपति और रियल एस्टेट के कारोबारी भी उसके संपर्क में आ चुके थे। राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ इसी रियल एस्टेट के कारोबार में वो पैसा लगाने लगा। प्रयागराज से बाहर निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना क्यों ना हो, शायद ही कोई ऐसी जगह बची होगी जहां पर माफिया अतीक अहमद ने जमीनें हड़प कर उसमें पैसा न लगाया हो। यहां तक भी कहा जाता है कि अतीक अहमद की इस वक्त की जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 5000 करोड़ से भी ऊपर की है, जिसमें से पुलिस ने कुछ को कुर्क भी किया है, लेकिन उसके करीबी बताते हैं कि जो कुर्की की कार्रवाई की गई है यह अतीक अहमद की काली कमाई का केवल 5वां हिस्सा है। अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में रियल एस्टेट के कारोबार में अपना पैसा लगाया। इंदौर से लेकर नोएडा तक इंजीनियरिंग के साथ साथ कई कॉलेजों में उसकी पार्टनरशिप तक है, ऐसा भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ हम अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के जिलों के अलावा देश के कोने कोने में खुले कई होटल्स में भी उसकी साझेदारी है। सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस या ईडी कब तक इन लोगों के गिरेबान तक पहुंचेगी और कब तक जो अतीक अहमद और अशरफ ने अपने काले साम्राज्य से काली कमाई को इकट्ठा किया था उसको सबके सामने सार्वजनिक कर पाएगी। अब बात आती है अशरफ की। आखिरकार अशरफ की गुनाह की दुनिया में कैसे एंट्री हुई। दरअसल अतीक का छोटा भाई अशरफ बहुत ज़्यादा नज़दीक था अतीक के, और अतीक उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था और अपने छोटे बेटे की तरह ही मानता था। ये वो दौर आ चुका था कि जब 90 के दशक में अतीक अहमद का एक छत्र राज हो चुका था और उसके काले कारनामों से हर कोई परेशान था। माफिया की दुनिया में अतीक अहमद सबके लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुका था, और इसी की वजह से जो आसपास के लोग थे वो उससे डरने लगे थे। अतीक अहमद ने पूर्वांचल के साथ साथ अपने इस काले साम्राज्य को बाहर लाने की और अपनी धमक दिखाने की कई बार कोशिशें की। अब कहानी आकर वहां शुरू होती है जहां पर अतीक अहमद और उसके परिवार की अंत की कहानी का अध्याय लिखा जा चुका था।
सन 2004 अतीक अहमद के भाई अशरफ ने ऐसी जिद की कि जो उनके अंत का कारण बनी। दरअसल अतीक अहमद चाहता था कि उसका भाई भी राजनीति में रहे और राजनीति का चोला ओढ़कर जराइम की दुनिया में अपने काले कारनामों को करता रहे। अशरफ एक बार चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद उसके अंदर से ये एक बात चली आ रही थी कि उसे राजनीति में जरूर जाना है। 2004 में शहर की जो सीट थी पश्चिम की, वो 14वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें सांसद का चुनाव लड़े फूलपुर लोकसभा से अतीक अहमद जीत गया था और अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा से सांसद बन चुका था, जिसके चलते प्रयागराज की शहर पश्चिम सीट खाली हो गई थी। और 2004 में समाजवादी पार्टी ने अशरफ को शहर पश्चिम प्रयागराज से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अशरफ को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजू पाल ने पटखनी दे दी थी। इस हार को अशरफ बर्दाश्त नहीं कर पाया था और खूब रोया था। तब अतीक अहमद ने वादा किया था अशरफ से कि वो उसे विधानसभा में जरूर भेजेगा और उसके बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई और आरोप सीधा सीधा अतीक अहमद पर और उसके परिवार पर लगा। सबूत भी मिले कि अतीक अहमद ने ही राजू पाल की हत्या कराई है, लेकिन उसके बाद ही 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी और फिर बाई इलेक्शन हुए शहर पश्चिम प्रयागराज सीट पर, जहां से अशरफ दोबारा से चुनाव लड़ा और वहां से जीतकर विधानसभा में पहुंच गया। तो ये कहानी फिरोज तांगेवाले के उस बेटे की है जिसने ना खुद जराइम की दुनिया में कदम रखा बल्कि अपने भाई को भी उस जुर्म की काली दलदल में धकेल दिया, जहां से ना तो अतीक कभी बाहर आ सका और ना ही अशरफ कभी बाहर आ सका। अब देखिए कहानी का अंत। कहानी का अंत तो 2005 में उस वक्त ही लिखा गया था कि जब राजू पाल की हत्या हुई थी और उसके बाद अशरफ चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा था। अतीक का यह वादा परिवार के लिए अंत का कारण बनेगा, इस बात का उसे इल्म भी नहीं था और यही वादा पूरे परिवार को लेकर डूब गया। असद अतीक के बेटे को एनकाउंटर में यूपीएसटीएफ ने मार गिराया 13 अप्रैल को और उसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। जिस भाई को उंगली पकड़कर जराइम की दुनिया में लेकर आया था अतीक अहमद, वही उंगली पकड़कर उसे साथ भी लेकर चला गया, क्योंकि जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो अतीक और अशरफ के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और दोनों भाइयों के हाथ एक साथ थे। जुर्म की काली दुनिया में साथ आए और साथ चले गए। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जराइम की दुनिया में अंत सभी का है। बदमाश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो और माफिया चाहे कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, जब कानून का चाबुक चलता है तो फिर कार्रवाई जरूर होती है। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर जो विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। तो सच्ची कहानी में यह थी माफिया अतीक और अशरफ के बचपन से लेकर उसके अंत तक की सच्ची कहानी। एक फिरोज तांगेवाले के बेटे कैसे जराइम की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए और उस दलदल में धंसते चले गए। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक और सच्ची कहानी लेकर अस्तित्व न्यूज यूपी पर। आप इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके बीच लेकर एक और सच्ची कहानी। फिलहाल इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।